मर्दों से बना ससुराल। नैना वो देख बाहर, शर्मा जी की पत्नी कैसे उन्हें सुना रही है। क्या कह रही हो मम्मी जी? हाँ आके तो देख। नैना सब्जी काटती हुई रसोई से बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और देखकर कहती है, मम्मी जी अगर इस तरह हमारे घर में हो तो हमारे घर के मर्द तो हमें घर से बाहर ही निकाल दे। अरे बेटा बाहर क्या निकालेंगे, इस तरह से बोलने की हिम्मत कभी हो पाएगी क्या तेरी? बोलने से पहले ही जुबान खींच लेंगे ये। वही तो मम्मी जी, मैं तो आपके बेटे के सामने एक शब्द भी 10 बार सोचकर बोलती हूँ। ये शर्मा आंटी अपने पति को कैसे इतना कुछ बोल रही है? इतने में ही राकेश अपनी कड़क आवाज में कहता है, खाना नहीं बनाना क्या आज? दोनों फ्री होकर बालकनी में लटक रही हो। लगता है काफ़ी फ्री टाइम मिल गया है दोनों को। काम वाली ये सारा काम कर देती है तो दोनों सास बहू बैठी चुगलियाँ करती रहती है। अंकुश कल से काम वाले को हटा देना। चुगली करने और बालकनी में खड़े रहने से अच्छा है कि दोनों काम करेगी, घर के पैसे भी बचेंगे और इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। राकेश की आवाज़ सुनकर दोनों सास बहू के तोते उड़ जाते हैं। दोनों बालकनी से अंदर आकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे से अंजना कहती है, काम वाले को हटाने की क्या ज़रूरत है? वो बहू नाश्ता बना रही थी और मेरी आंखों में कुछ चला गया था तो रोशनी में निकाल रही थी। बहू तू रसोई में जा, इन दोनों को दुकान भी जाना है ना। बस 10 मिनट में खाना लगा रही हूँ। नैना रसोई में चली जाती है और अंजना फिर से राकेश से कहती है, जी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? काम वाली को हटा देंगे तो कैसे चलेगा? इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही कहाँ बची है। और नैना है जो बेचारी दिन भर रसोई में लगी रहती है। ठीक है नहीं हटाऊंगा, लेकिन दोनों सास बहू अब मुझे बालकनी में खड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अंजना खुश होकर रसोई में जाकर नैना से कहती है, अरे बहू बहुत मुश्किल से तेरे ससुर जी को काम वाली ना हटाने के लिए मनाया है। अब तू दोनों बाप बेटे के सामने बाहर मत खड़ी होना। हाँ मम्मी जी, पता नहीं दोनों बाप बेटे कैसे हैं, एक जरा हमारे मन का होने नहीं देते। अरे छोड़ना बहू, अब जैसे भी है इन्हें हमें ही झेलना होगा। नैना और अंजना मिलकर नाश्ता लगाती हैं और नाश्ता परोसते वक्त नैना का घूंघट सरक जाता है। नैना घूंघट ठीक करती है, तभी राकेश कहता है, आजकल की लड़कियों से एक पल्लू नहीं संभलता तो घर क्या संभालेगी? ऐसा नहीं है जी, बहू की उम्र ही क्या है, 20 साल की तो है अभी। तुम्हारी शादी तो 15 साल में हो गई थी। बहू का पक्ष लेना बंद करो। नैना एक हाथ से अपना पल्लू और दूसरे हाथ से खाना परोसती है। नाश्ता करके राकेश और अंकुश दुकान चले जाते हैं। दुकान जाने के बाद भी मजाल है कि नैना और अंजना राकेश की मर्जी के बिना कहीं जाकर आ जाए। एक रोज नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई है, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। अरे तो घर में बना ले। मम्मी जी घर में वो स्वाद नहीं आता, बाहर चलते ना, पापा जी और आपका बेटा तो दुकान में है ना। अरे इनको पता चल गया कि हम दोनों बाहर गई हैं तो हमारी खैर नहीं। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, आप चलो ना मेरे साथ, हम दोनों हर शाम बाजार होकर आएंगे, कम से कम कुछ पल तो अपने हिसाब से जिएंगे। अब ज़्यादा मत सोचिए, चलिए ना मम्मी जी। ठीक है तू कहती है तो चलती हूँ। नैना अंजना के साथ शाम के वक्त किसी को भी बिना बताए घूमने चली जाती है। दोनों साथ में अच्छे से खाती पीती हैं और मज़े करती है। फिर दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी आप ना बेकार में इतना डर रही थी, कुछ हुआ क्या? नहीं ना? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आज किसी ने देखा नहीं हमें, बाहर देख लेता तो हम दोनों जाते काम से। अरे मम्मी जी किसको इतना समय है कि हम दोनों को देखेगा, आप रिलैक्स रहो, आज की तरह अब तो हम दोनों रोज़ जाएंगे शाम को। अंजना भी बहुत दिन के बाद खुश होती है। हमारे यहाँ जहाँ हर घरों में औरतों की चलती है, वहीं अंजना के घर में उसकी या किसी भी औरत की नहीं चलकर बस घर के मर्दों की ही चलती है। आज तो किसी तरह दोनों सास बहू बच जाती हैं, लेकिन अब दोनों रोज़ शाम को घूमने निकल जाती है। एक रोज़ जब शाम को नैना और अंजना पानीपुरी के ठेले पर होती है, तभी वहाँ पर राकेश और अंकुश भी आ जाते हैं। दोनों को देखकर नैना और अंजना के होश उड़ जाते हैं और दोनों चुप्पी साध लेती है। तभी पानीपुरी वाला कहता है, मैडम आप दोनों खा क्यों नहीं रही है, पूड़ियाँ गल रही है। तभी हिचकते हुए धीरे से अंजना कहती है, भैया हमारा हो गया और नहीं लेना। मैडम आप दोनों ने खाया ही कहाँ है? जब आई हो तो खा लो, खाना नहीं था तो तुम दोनों को आना नहीं चाहिए था।
नैना और अंजना डर डर कर खाती हैं। नैना का पुचका सरक जाता है। राकेश की आंखें देखकर दोनों सास बहू का खून सूखने लगता है। चलिए, अगर दोनों का खाना ख़त्म हो गया है तो घर चले। अंकुश, पैसे देकर गाड़ी में आ जा। चारों घर के लिए निकलते हैं। माँ, आज तक तुम कभी इस घर से इस तरह नहीं निकली। यह सब नैना ने ही तुम्हें सिखाया होगा। हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है आप दोनों को। बिना गाड़ी के इस तरह घूम रही थी मार्केट में, वो भी इस बारिश के मौसम में। पैर फिसल जाता तो। नैना, तुम में एक जरा बुद्धि नहीं है। नैना ने कुछ नहीं किया है बेटा। अंकुश, घर चल, बातें वहीं होगी। सब चुप्पी साध लेते हैं। घर जाकर राकेश अंजना से कहता है, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। राकेश बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन राकेश खुद घर पर ही रुक जाता है और अंकुश को दुकान भेज देता है। मैंने थोड़ी छूट क्या दे दी तुम दोनों को, खुद को घर के मालकिन समझने लगी। तभी नैना के मायके से उसका भाई आता है। अपने भाई को देखकर नैना की खुशी उसकी आंखों में चमकने लगती है। भाई, तुम आए और मुझे बताया भी नहीं। वो दीदी, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आ रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम जाओगी ना तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चल लेना, अभी तो मुझे जाने दो। नैना अंजना से कहती है, मम्मी जी, मैं शाम को अपने भाई के साथ मायके चली जाऊं? बहू, इस घर में मेरी कहाँ चलती है। तो अंकुश से ही पूछना, नहीं तो वो बेकार में ही तेरे भाई को इतना सुना देगा। आप सही बोल रही हो। नैना अंकुश को फ़ोन लगाकर कहती है, अंकुश, क्या मैं अपने भाई के साथ मायके चली जाऊं? बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ। अरे अभी जाने की क्या ज़रूरत है, बाद में चली जाना। चलो अब काम करने दो। अरे जाने दीजिए ना, बहुत याद आ रही है मुझे माँ की। इतनी याद आती है तो वहीं रह जाना था, आने की ज़रूरत क्या थी? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे मैं वहाँ रह सकती हूँ? तो फिर चुपचाप से यहीं पड़ी रहो। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी जी, कब तक ऐसे ही चलेगा? हम औरतें अपना मन कब तक मार कर रहेगी? क्या सुमित देवर जी भी इन्हीं दोनों की तरह है? नहीं, मेरा सुमित तो एकदम अलग है। वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बहू, थोड़ी शांति रख। जिस तरह मैंने इतने दिन गुजारे हैं तुझे भी गुजारने होंगे। कल सुमित घर आ रहा है। मम्मी जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सांस भी लो तो पूछ के लो। भगवान करे कोई ऐसी आए इस घर में जो इस घर के नक्शे को ही बदल कर रख दे। मम्मी जी, सुमित की शादी मत करना आप, वरना उसके पीछे जो आएगी ना, उसकी किस्मत भी हमारी तरफ फूट जाएगी। अरे मैं कौन होती हूँ इस घर में कोई फैसला लेने वाली? तुम्हारे पापा जी सुमित के लिए लड़की देख ही रहे हैं। शाम को हर्ष वापस से नैना के घर उससे मिलने आता है और हॉल में बैठ जाता है। नैना अपने भाई को मिठाइयाँ देने के लिए जोमेटो से ऑर्डर कर देती है। जोमेटो वाला घर आकर फ़ोन करता है। नैना गेट पर उसे खोलने जाती है और मिठाई का डब्बा लेकर आती है और जैसे ही अपने भाई के हाथ में देने लगती है, राकेश कहता है, क्या है ये सब? तुमने किससे पूछकर घर में जोमेटो वालों को बुलाया? इस घर में जो आएगा मेरी मर्जी से आएगा। जिस तरह से इसे मंगवाई हो उसी तरह से वापस कर दो। मेहमान को बाहर की नहीं, घर की मिठाई आ जाएगी। जाकर गाजर का हलवा बना कर दे दो अपने भाई को। नैना बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी हर्ष आकर कहता है, दीदी, तुम्हारे घर में जैसा चलता है तुम वैसा ही करो ना। इतनी मेहनत मत करो, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन है। अरे तू रुक जाना भाई, तू भी इन लोगों की तरह करेगा क्या? भगवान किसी लड़की को ऐसे ससुराल ना दे। पर हर्ष उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुमित घर आता है। सुमित को देखकर सब खुश हो जाते हैं। बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे, अच्छा हुआ तो आ गया, मन खुश हो गया मेरा। हाँ पापा, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी। मैंने तेरे लिए बहुत पैसे वाले घर की लड़की पसंद की है। इस बार तेरी सगाई करा दूंगा उससे। लड़की? और मेरे लिए? पापा, मैंने शादी कर ली है। आपको किसी लड़की को मेरे लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। कल ही मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। मैंने सोचा पहले आप सबको बता दूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे लिए पहले से आप लोगों ने रिश्ता देख रखा है। नैना मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली, वरना ये लोग तो फिर किसी लड़की को लेकर आते और उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लेते। सुमित नैना और अंजना के पैर छूता है। भाभी, आप अपनी देवरानी से मिलने के लिए उतावली नहीं हो क्या? उसके आने से आपको बहुत मदद हो जाएगी। बेटा, लड़की तो मॉडर्न होगी नहीं? हाँ मम्मी, वो मेरे साथ ही पढ़ी है और साथ ही जॉब कर रही है।
तुम दोनों उससे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, हमें तो सबकी खुशी में खुश होना ही पड़ता है बेटा। इधर राकेश अंदर ही अंदर आग बबूला होता रहता है, लेकिन सुमित से कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन नायरा सुमित के घर आती है और बहू के आने की खुशी में राकेश को अपनी इज्जत के लिए एक रिसेप्शन देना पड़ता है। रिसेप्शन में जहां नैना और अंजना सर पर पल्लू लिए खड़ी थी, वहीं नायरा बिना पल्लू के स्टेज पर खड़ी हो जाती है और सुमित से बातें करने लगती है। मम्मी जी, नायरा ने तो पल्लू तक नहीं लिया, ऊपर से इस तरह सबके सामने देवर जी से बातें कर रही है। अरे बहू, तू जा नायरा को धीरे धीरे समझा दे, उसे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है ना। जी मम्मी जी। अंजना के कहने से नैना तुरंत स्टेज पर जाकर नायरा को धीरे से कहती है, नायरा, तुम ना माथे पर पल्लू ले लो, वरना पापा जी देख लेंगे तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। क्यों भाभी, मैं कोई पल्लू वल्लू नहीं लेने वाली, मैं भी तो उनकी बेटी की तरह हूँ। अरे तुम समझ नहीं रही हो, इस घर में ना बस मर्दों की चलती है, हम औरतों की नहीं। चलती होगी, लेकिन अब से नहीं। मैं तो कहती हूँ आप और मम्मी जी भी अपना पल्लू हटा दो, हमें भी अपनी मर्जी से खुल के जीने का हक है। नायरा, लगता है देवर जी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं चली डांस करने भाभी, मैं तो कहती हूँ आप भी मुझे ज्वाइन करो, हम मज़े करेंगे, जो होगा मैं देख लूँगी। नायरा और सुमित डीजे पर खूब थिरकते हैं। राकेश का तो खून गर्म हो जाता है और वो पार्टी खत्म होते ही नायरा पर चिल्ला कर कहता है, लगता है सारी तमीज मायके में ही रखाई है। बहुओं को किस तरह से रहना चाहिए पता नहीं है क्या? सुमित, कैसी लड़की उठा कर ले आया है तू, जिसको ये तक नहीं पता कि 4 लोगों के बीच माथे पर पल्लू रखना जरूरी होता है। तुझे क्या अपनी बीवी को कंट्रोल करना सिखाना होगा? पापा जी, क्यों करूं मैं ऐसे कंट्रोल? इसने क्या ही गलत किया? सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का। पापा जी, इज्जत बहू को दबाने में नहीं होती। मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे भी पल्लू में रहने को कहते? तू मुझसे जबानदारी मत कर, समझी? मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। सुमित और नायरा अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमित, मैंने देखा मम्मी और भाभी पापा जी से बहुत डर के रहती है। पापा जी और भैया को तो सबक सिखाना होगा, खुद को पता नहीं क्या समझते दोनों, जैसे औरतों का कोई वजूद ही नहीं है। अरे मैडम, शांत हो जाइए। मैंने इसीलिए तो तुमसे शादी की ताकि तुम मेरे घर का तख्ता पलट कर दो, वरना पापा मेरी शादी किसी सीधी सादी भाभी की तरह लड़की से कर देते। आप देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह नायरा अंजना और नैना के पसंद का नाश्ता बनाती है और अंजना से कहती है, मम्मी जी आप और भाभी जी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। नहीं बहू, सब मर्द खा लेते हैं ना, फिर हम तीनों एक साथ बैठकर खाएंगे। क्यों मम्मी जी, आप बैठो ना, मैं सबको खिलाकर खाऊंगी, बैठो। नायरा अंजना और नैना को खाने के टेबल पर सबके साथ बिठा देती है। राकेश नाश्ता देखकर कहता है, नाश्ता मुझसे पूछे बिना कैसे बन गया? हटाओ इस सबको, इन सब से पेट भरता है क्या? सुमित, तुमने अपनी पत्नी को इस घर के नियम नहीं बताया क्या, जो वो सब कुछ अपने मन से कर रही है? इतना ही उसे अपने मन का करना है तो अपने मायके में रहे, यहाँ नहीं। भैया ऐसा नहीं है, वो माँ को बहुत दिनों से इडली खाने का मन कर रहा था तो आज नायरा ने उनकी पसंद का बना दिया। इस घर में मर्दों की पसंद चलती है, इडली से कोई पेट भरता है क्या? तुम भी औरतों की तरह बातें करने लगे। सुमित, तू भी औरतों की तरह घर पर ही रहना अब, क्योंकि तू उनकी तरह ही बातें करने लगा है। चल अंकुश, दुकान का वक्त हो रहा है। आते वक्त सुमित के लिए चूड़ियाँ भी लेते आना। अब यह भी इन औरतों की तरह बीच में बैठा रहेगा ना। अंकुश और राकेश बिना नाश्ता किए ही घर से चले जाते हैं। अंजना कहती है, बहू, मर्दों का घर से भूखे जाना सही नहीं होता, कल से तेरे पापा जी की पसंद का खाना ही बना देना। मम्मी जी, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, हम औरतों की कीमत उन्हें भी समझ में आनी चाहिए। जब देखो औरतों को ताना देते रहते हैं। आप टेंशन ना लो और आराम से खाना खाओ। नायरा अब हर चीज़ में अपनी मनमानी करती है और हर जगह अंजना और नैना की पसंद को पहले रखती है। ये सब देखकर राकेश और अंकुश कहते हैं, औरतें बस यही कर सकती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो घुटने में होती है। जो काम ये करती है वो काम काम वाली भी कर सकती है। सबकी सब अपने मायके चली जाओ, मैं काम वाली रख लूँगा। हाँ पापा जी, ये सही रहेगा, काम वाली के रहने से हमें भी राहत हो जाएगी, वरना दिन भर कभी कपड़े आयरन करो, कभी खाना बनाओ, ये साफ सफाई तो सब कुछ सजा के रखना। हाँ, वैसे काम वालियों के हाथों का खाना खाना बहुत मुश्किल है लेकिन हम औरतों को तो आदत होती है ना किसी भी माहौल में डलने की, तो मैं तो कुछ भी खा लूँगी। बस,
किसी ने ऊंची आवाज़ में मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं की है और यह मुझसे मुंह लगा रही है। सुमित, अपनी बीवी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों औरतें मिलकर चुगलियां ही करना। सुमित और नायरा इतना कुछ सुनने के बाद घर से चले जाते हैं। अगले दिन नैना का फ़ोन नायरा को जाता है। वो रोती हुई नायरा से कहती है, नायरा, वो तुम्हारे जेठ जी को जेल लेकर जा रहा है। अपनी दुकान में रेड बढ़ गई है। मुझे पता ये लोग जैसे भी है लेकिन टैक्स की हेरा फेरी नहीं करते। मैंने देवर जी से सुना है तुम सीए हो, कुछ करो ना नायरा। भाभी भाभी प्लीज़ आप रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ घर पर। नायरा भागती हुई सुमित के घर आती है और अंजना से कहती है, मम्मी जी आपको पता होगा ना कि दुकान के सारे ज़रूरी पेपर कहाँ हैं? भाभी, हमारे पेपर तो सीए देखता है ना, वो कहाँ है? भैया ये सब उसी का किया हुआ है। उसी ने बदला लेने के लिए ये सब किया है और खुद भाग गया है। आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। नायरा दुकान जाकर एक एक माल की एंट्री करती है और पूरी रात जगकर पेपर तैयार करती है। अगले दिन सुबह पहले सारे पेपर के साथ नायरा और सुमित जेल पहुंचते हैं और वहां एक पेपर बाकायदा सबूत के साथ देखकर नायरा कहती है, आप अपने टैक्स ऑफिसर को बुलवाइए और फिर से पेपर देखने को कहिए। ओके मैडम। टैक्स ऑफिसर्स थोड़ी देर में आते हैं। नायरा उनसे बात करती है और सारे पेपर दिखाकर कहती है, ऑफिसर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमने एक एक चीज़ का टैक्स भरा है, बस हमारे सीए की लापरवाही के कारण कुछ पेपर इधर उधर हो गए थे। सब मैंने रेडी किए हैं, आप चेक कर लो। लेट मी चेक। ऑफिसर पेपर चेक करके अंकुश को छोड़ देता है। आप जैसी बहू जिस घर में हो उस घर की किस्मत तो चमकनी है। सब वापस घर चले जाते हैं। राकेश अंजना से कहता है, आज बहुओं और तुम्हारी पसंद से खाना बना लेना। औरतें मर्दों से ज़्यादा सहनशील होती है, जिसका हम मर्द गलत फ़ायदा उठाकर उस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी वही औरत ज़रूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए सबसे लड़ जाती है। नायरा बहू ने मेरी आंखें खोल दी। राकेश अंजना को पहली बार गले लगाता है और अब अंजना का घर मर्दों के नहीं औरतों की मर्जी से चलने लगता है।